करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ते हो आप? सबसे पहले तो करंट ही पढ़ते हो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट, it is the rate of flow of charges in a particular direction in a wire। किसी भी वायर में जब चार्जेस फ्लो करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी तब यूज करते हो जब वेरिएबल करंट होता है, तो थोड़े से टाइम का थोड़ा सा चार्ज लेकर आप उस टाइम का इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड कर सकते हो। अगर एक करंट जो है वो स्टेडी करंट है जो वेरी नहीं कर रहा है, तो आप टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम से ही करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। बताओ, बात क्लियर है? चार्ज के सॉरी करंट यूनिट की बात करें तो इसके करंट यूनिट एम्पियर होते हैं। तीन तरह के करंट होते हैं। एक होता है स्टेडी करंट। वैसे तो दो ही तरह के होते हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट आगे दो टाइप के होते हैं, स्टेडी डायरेक्ट करंट, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ऐसे करंट को स्टेडी डायरेक्ट करंट बोलते हो। और ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, उसे वेरिएबल डायरेक्ट करंट बोलते हो। बट ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है बट पोलैरिटी रिवर्स कर रही है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हो। फिर इसमें कंसेप्ट आप पढ़ते हो ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है बेटा? आप जब किसी भी कंडक्टर को किसी बैटरी से अटैच करते हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हो, तो उसमें से करंट पास होता है। जितनी बड़ी बैटरी यूज करोगे उतना ज्यादा इसमें से करंट पास करेगा। तो आप कह सकते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जब प्रोपोर्शन साइन हटाते हो तो कांस्टेंट आता है R। इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज जस्ट अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस को चलने में जो रुकावट होती है उसे आप रेजिस्टेंस बोलते हो। रेजिस्टेंस के यूनिट ओम होते हैं, इट्स यूनिट इज ओम। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? रेजिस्टेंस के यूनिट ओम होते हैं। अब आगे रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन मैं नेक्स्ट पार्ट में करूंगा, अभी इसमें ओम्स लॉ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब एक बात इसमें सिखाता हूं, ये जो R है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? R इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब यहां से इस फॉर्मूला के हेल्प से एक नए क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मेरे पास कोई वायर है बेटा, किसी भी वायर को अगर मैं इलोंगेट करता हूं तो इसकी लेंथ मतलब उसके डायमेंशन में चेंज आ जाता है। उस डायमेंशन के चेंज होने से रेजिस्टेंस में चेंज आ जाता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है बट एरिया के बढ़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है। बट जो रो है वो एक नेचर है। ये नेचर है जो कि सेम रहता है, जो डायमेंशंस के चेंज होने से चेंज नहीं होता। ये आगे टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकता है। तो नेचर डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो रेजिस्टिविटी एक नेचर है जो सेम रहती है अगर आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करते हो। ये लॉजिक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर मैं किसी वायर को n टाइम्स इंक्रीज कर देता हूं, इफ आई स्ट्रेच द वायर टू ट्वाइस, टू थ्राइस, टू फोर टाइम्स, टू वर्ड आ जाता है। क्या वर्ड आ गया है? टू। टू एन टाइम्स, एन टाइम्स में इंक्रीज कर देता हूं उस वायर को, जो उसका नया रेजिस्टेंस होता है बेटा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, एन स्केयर टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। बताओ, लॉजिक क्लियर हुआ? एन स्केयर टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज टू ट्वाइस। बट जब बाय ट्वाइस होता है, बाय बाय एन टाइम्स वर्ड आ जाए, तब आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाओगे। इसको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा कि आप इसको सोल्व कैसे करोगे। ये फॉर्मूला तभी तक यूज करना जब आप एन टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, टू टू एन टाइम्स, टू ट्वाइस, टू थ्राइस। बट जब बाय ट्वाइस, बाय थ्राइस ऐसे बोला जाए तो ये फॉर्मूला यूज मत करना, ये इसके लिए नहीं बनाया गया। बताओ, लॉजिक क्लियर है? साथ ही साथ अगर जैसे मैं करंट की बात करता हूं, चार्ज अपॉन टाइम होता है। चार्ज तो एन इंटू टी भी होता है, एन इंटू ई। आपको क्वांटाइजेशन पता है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो यहां से क्यू इज इक्वल टू एन ई और क्यू की जगह एन इंटू ई हो गया। तो आप इससे और बातें भी कैलकुलेट कर सकते हो, डेट इज आप करंट फाइंड कर सकते हो, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे हैं,
कितने समय में कर रहे हैं, ये सब बातें आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ लॉजिक क्लियर हुआ, यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है? आगे क्वेश्चन के ऊपर ना, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा स्टेटमेंट को रीड आउट करो, क्या कहता है पहले क्वेश्चन में। वो कहता है अ फ्लो ऑफ 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, मतलब 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं पर सेकेंड, हर सेकेंड के अंदर। इसका मतलब कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो होता है वही करंट होता है, बट ये इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है, इनका नंबर नंबर दिया, इसका चार्ज थोड़ी दिया कि इतने कूलम इतने सेकंड में जा रहा है। तो बेसिकली ये बन सकता है करंट अगर मैं इसके साथ n इंटू ई जोड़ दूं। आपको अभी फॉर्मूला बताया ना, I इज इक्वल टू क्याउ अपॉन टी होता है, और क्याउ इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी हो सकता है। तो आपको जो गिवन है ना वो n बाई टी गिवन है, दिस इज n बाई टी। आपको ई तो गिवन ही नहीं है, मतलब ई तो आपको एक्स्ट्रा इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो n बाई टी दिया हुआ है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने समय में फ्लो कर रहे हैं। तो n बाई टी का फॉर्मूला तो 10 की पावर 7 आ गया। e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इसका आंसर आना चाहिए 1.6 10 की पावर, यहां बचेगा तो यहां माइनस के 12 बचने चाहिए। इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, क्या ऐसा आंसर गिवन है? तो यही आंसर है इसका। सेकंड, ओम्स लॉ स्टार्ट हो गया। ओम्स लॉ मैंने बता दिया आपको। क्या क्वेश्चन है ये देखो, कुछ क्वेश्चन के जवाब आप डायरेक्ट भी दोगे भाई, डायरेक्ट आंसर आएंगे आपके। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है आर ओम, इफ इट इज मेल्टेड, इसे मेल्ट कर दिया स्ट्रेच टू एन टाइम्स। बेटा या तो उसको पिघला के लंबाई बढ़ा दो या वैसे लंबाई बढ़ा दो, ये तो बस कहानी बनाई हुई है, बात सिर्फ इतनी है उसकी लेंथ को एन टाइम्स इंक्रीज किया गया है। स्ट्रेच टू, बेटा टू लगा है बाय लगा है, टू एन टाइम्स। बेटा हीट गरम गरम थोड़ी उसने लंबी कर दी है, गरम करने के बाद फिर उसे शेप में ढाला फिर उसे खींचा। वायर तो ठंडी होने के बाद ही बनी ना, फिर वही नेचर आ जाएगा उसका, समझे? पहले गरम किया, समझे, फिर तुम्हारा शेप में डाला, फिर वही के वही बन गई वो। तो कहता है इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आपको पता है इसका नया रेजिस्टेंस तो यही होगा क्या? यही ऑप्शन दिया हुआ है, बी में दिया हुआ ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाओ। एक वायर है 4 ओम इसका रेजिस्टेंस है, अब की बार रेजिस्टेंस दे रखा 4 ओम। वो कह रखा है स्ट्रेच टू, बेटा टू वर्ड आ गया, टू ट्वाइस। टू ट्वाइस का मतलब ये है एन की वैल्यू 2 दे दी है, नया रेजिस्टेंस क्या होगा बताओगे? 2 टू जा 4, 4 4 16। बी आंसर है इसका भी। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आ गया बाय वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। देखो उसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा बना के कैसे बना हुआ है। वो क्वेश्चन कह रहा है एक वायर है जिसके कोई मटेरियल से बनी है, उसे स्ट्रेच किया गया स्लोली बाय 10%। बेटा उसे बढ़ाया गया है बाय 10%, मतलब समझे? कहता है उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा। अच्छा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और साथ साथ में रेजिस्टेंस भी पूछा होगा फिर तो। हाँ बेटा रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का एक नाम और है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। पहले तो मुझे बता दो रेजिस्टिविटी में फर्क आएगा कोई खींचने से? तो R इज इक्वल टू रो एल बाय होता है। मैंने कहा था ये नेचर है, अगर गोल्ड की वायर को खींचोगे तो वो गोल्ड ही रहेगी या सिल्वर बन जाएगा? हाँ, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन में दो में सेम लिखा हुआ है, या तो ए होगा या डी आंसर होगा, दोनों में से एक आंसर होगा। पहले तो यहां पर आ जाओ, बताओ बात क्लियर है यहां तक? अब रेजिस्टेंस को सॉल्व करता हूं। बेटा कोई वायर थी जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस R1 था, जो कि R है मान लो, उसकी इनिशियल लेंथ L1 थी जो कि L है,
और इनिशियल उसका एरिया जो था वो मान लो ए था, तो उसका जो रेजिस्टेंस था उसका फॉर्मूला रो एल बाय ए हो जाएगा, या रो L1A1। रो वन को रो ही लिखूंगा मैं, क्योंकि जो नेचर होता है वो तो बदलेगा ही नहीं, जो आप जो मर्जी कर लो। जो मर्जी का मतलब डायमेंशन में चेंज कर लो बेटा, टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाता है रेजिस्टिविटी, वो बाद में बात करेंगे। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। 10%, 10% लेंथ को इंक्रीज करना है, लेंथ जो है वो 10% इंक्रीज करना है। तो बेटा L2 कितनी हो गई? 10% का मतलब बताओगे? 10/100, यही होता है ना 10% का मतलब। 10/100 का मतलब क्या होगा? 0.1 हो गया। इस जब भी बाय वर्ड आ जाए तो वो खुद तो रहती है लेंथ, उसमें अगर इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस आ जाए तो बाय ट्वाइस उसमें ऐड हो जाता है। जब टू ट्वाइस है तो ये हिस्सा नहीं होता। जब बाय वर्ड आ जाए जितना वो बोले उसके साथ तो पहले वाला हिस्सा ऐड हो जाता है। बताओ ये बात क्लियर है? इसका मतलब अभी पहले एल थी वो, सपोज उसमें 10% उसका, तो ये 0.L हो गया, 0.1L, तो इसमें 0.1L ऐड हो गया। हाँ जी बता दो, क्लियर है? तो ये कितना बन गया? ये बन गया 1.1L, ये बन गया। अच्छा मुझे एक, हाँ, टू 10% हो जाए, देखो जब इंक्रीज टू 10% हो जाए तो वो सिर्फ 0.1L आएगा, ये आएगा ही नहीं, सिर्फ 0.1 आ जाएगा। वो 0.1 का स्केयर करके आंसर निकाल सकते हो, समझे? टू वर्ड आ जाए बाय वर्ड आ जाए, बस सिर्फ ये फर्क है। अच्छा मुझे बताओ, जब मैं ये एक वायर है इसको खींचूंगा, क्या इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा? क्यों? अगर मान लो गोल्ड का कोई सामान लेके तो खींच नहीं है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, एरिया घट जाएगा, बट वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब बाद का वॉल्यूम, आप वॉल्यूम ऐसे लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ। इधर एरिया इंटू लेंथ, बाद का वॉल्यूम पहले का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। तो बेटा ये मुझे निकालना है कि पता नहीं जब इसको खींचा होगा इसका एरिया कितना हुआ होगा, तो वही निकाल रहा हूं। नई लेंथ तो हो गई 1.1L, और पहले वाली थी एरिया ए था, एल लेंथ एल थी, एल से एल कैंसिल हो गया, तो नया एरिया कितना होगा? ए डिवाइडेड बाय 1.1 हुआ, ये नीचे आ गया। यहां तक क्लियर है? नाउ अब देखो, नया रेजिस्टेंस मैं निकाल रहा हूं, रो टू रो ही होगी, L2/A2। रो L2 आपने 1.1L बना दिया था, और एरिया ए बाय 1/1, 1/1 जब नीचे जाएगा ऊपर आ जाएगा 1/1, 1.1 का स्केयर, रो L/A। और ये तो बेटा इनिशियल आर ही है, जो स्टार्टिंग में आर मान के चले हो आप, वही है। और बेटा ये 1.1, ये हो गया 11, 11 11 होते हैं 1 to 1, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो 1 to 1 होता है। ये डेसिमल 2 के बाद लगेगा पीछे से, 1 2। जो नया रेजिस्टेंस है कितने गुना हो गया? 1.21 मल्टीप्लाइड, कितने टाइम्स हो गया? तो ये ऑप्शन कौन से वाला दोनों में से? डी। बताओ क्लियर हुआ? अब इसमें लॉजिक समझो, इसमें बेसिकली जो आंसर आ जाता है ऐड करके लेंथ में, लेंथ के साथ जो, उसी का स्केयर करना होता है। जैसे मैंने कहा इंक्रीज्ड टू ट्वाइस था, इंक्रीज टू ट्वाइस, तो एल में 2L ऐड होना था, सॉरी इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस वाला बता रहा हूं। इंक्रीज बाय ट्वाइस में एल में 2L जोड़ना था, कितना हो गया था? 3L। तो यहां जो होता है उसी का ही स्केयर कर दो, वही हमारे पास नया आंसर होता है। अब उसमें सीधा एन नहीं लिखोगे कि एन तो 2 है, एन तो वहां 2 था, बट जब बाय वाला केस आ जाए उसमें जो ऐड करके बनता है आंसर, वो उसका यहां पर आप कर दिया करो सीधा स्केयर।
आंसर हो जाएगा। या आप सिंपली क्या करो, जितना बोला जाए उसमें ऐड कर दो। अगर उसने ट्वाइस बोला था, n की वैल्यू 2 थी, उसमें 1 जोड़ दो, उसका स्क्वायर कर दो और ये भी आंसर आ जाएगा। कैसे? उसने बोला था 10%, 10% का मतलब 0.1, तो 0.1 में 1 जोड़ दो तो 1.1 का स्क्वायर हो गया 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर हो गया तो ये हो गया 1.21 आर। ये समझ आया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट कहता है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर, इट्स लेंथ एंड रेडियस आर बोथ डबल्ड। अच्छा बेटा, लेंथ और रेडियस, एरिया नहीं बोल रहा है, रेडियस डबल कर दिया है, तो पहले देख ले क्या चेंज आ रहा है, किस चीज में चेंज आ रहा है। नीचे ऑप्शन में रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो बेटा आर देखो, रो एल बाय एरिया। अच्छा, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, सर्कल का एरिया होगा ना, पाई आर स्क्वायर। तो क्या कर रहे हैं, लेंथ को डबल कर दिया, चलो कर दिया, इसको डबल किया रेडियस को, तो 2 2 का 4 हो गया, 4 आर स्क्वायर आ गया, तो 2 से कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। ये वाला तो पहले वाला ही है, इसका मतलब नया रेजिस्टेंस पहले रेजिस्टेंस का आधा हो गया। चेक करना, पहले बताओ समझ आया? और अच्छा ये बता दो, रेजिस्टिविटी में कोई फर्क आएगा? मैंने कहा था नेचर है, कोई चेंज नहीं आता नहीं। तो इसमें ढूंढो कि रेजिस्टेंस आधा हो जाए और रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम हो जाए। बी,